दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसे आने वाले समय में इतिहास की किताबों में एशिया का टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, आज तो वो हो गया है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने जब 2 सवालों के जवाब दिए तो बहुत खुल के बात कर दी है और इसके साथ साथ क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें वो कहते हैं कि वो जिस तरह मिनमिनाते हैं ना, वो उधर दूसरों को बड़ा पसंद आता है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे सैन्य भाषा में चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर एक ऐसा चमत्कार हो गया है जिसकी उम्मीद दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स भी नहीं कर रहे थे। अभी ढाका से जो खबर आई है उसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। तमाम विवाद के बीच तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, तो वहीं बांग्लादेश के पीएम की शपथ लेते ही तारिक रहमान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इस्लामाबाद में मातम जैसा माहौल है। बांग्लादेश की नई सरकार, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री तारिक रहमान हैं, उन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत को एक सुरक्षा कवच दे दिया है। वो कह रहे हैं कि जी वो नहीं चाहते थे कि सब कुछ हो, लेकिन बाहर लोग जारी बात उनका नाम कैश करवा रहे हैं, कुछ सस्ती शोहरत के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए, कोई अपनी इनकम के लिए। उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बनाया है बाकी यूट्यूबर्स ने। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? दूसरी बात, डील की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और बड़े जोरों शोर से बात की जा रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं अलल ऐलान के। जी, बांग्लादेश ने भारत को अपने क्षेत्र में 60 किलोमीटर की जमीन का एक रणनीतिक गलियारा देने का फैसला किया है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट को चीन के चंगुल से बचाने का एक मास्टर प्लान है। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। तारिक रहमान का कोई वादा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा तो वो था बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना और हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी सुरक्षा तंत्र लागू करें। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आप भारत की बदलती हुई किस्मत की गवाह बनने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चिकन नेक आखिर भारत के लिए सिरदर्द क्यों था। 1947 में जब सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत का नक्शा खींचा तो उन्होंने अनजाने में या शायद जानबूझकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए केवल एक बहुत ही संकरा रास्ता छोड़ा। अब शपथ लेते ही तारिक रहमान ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बड़ा एक्शन लिया है। जो भी इन हमले के जिम्मेदार रहे हैं उन पर सबसे तगड़ा एक्शन तेज कर दिया। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो केवल 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, अगर कल को चीन के साथ पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो चीन को बस अपनी चुंबी वैली से महज 50 किलोमीटर नीचे उतरना है। अगर चीनी पीएलआई ने इस 20 किलोमीटर के पैच को ब्लॉक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान रियल वॉइस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की बदलती सियासत, नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के बड़े फैसलों और उस बदलाव की जिसने पूरे साउथ एशिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश में नई हुकूमत आते ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। हिंदू सुरक्षा को लेकर नए कानून की बात हो रही है और भारत के साथ रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बदलाव से पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में भी हलचल मच गई है। एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच को पीछे ढकेला जा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोजीशन को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की इकोनॉमी, मल्टीनेशनल कंपनीज के निकलने और सियासी इंस्टेबिलिटी पर भी चर्चा तेज हो गई है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत बदलने से हिंदुओं की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, तारिक रहमान का असली एजेंडा क्या है, भारत बांग्लादेश रिश्ते किस तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन में कहां खड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपको एक नया पर्सपेक्टिव देने वाली है। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज जो सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि भारत की कूटनीति की वो कहानी है जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी, पर अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना जरूरी है। आप लोग रात भर वो वीडियोस देखते हैं जिनका ना देश से लेना देना है ना ही समाज से, पर जब बात भारत की आन बान शान की होती है, जब बात तिरंगे की इज्जत और भारत की शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने की होती है, तो वही लोग चुप हो जाते हैं। ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना ही एक सिंपल भारत माता की जय कमेंट करते हैं।
इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से मोहब्बत करते हो, अगर आपको गर्व है कि आप भारतीय हो, तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत उठ चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हिंदुस्तान रियल वॉइस की आवाज दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। मैं आपसे इस बारे में सवाल करती थी तो आप ये कहते थे कि ये बहुत क्रूशल मोमेंट होगा, ये मीटिंग बहुत क्रूशल होगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के किरदार का तयन होना है कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा। तो ये डेवलपमेंट तो हो गई, ये फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कंफ्यूजन इससे पहले थी वो कंफ्यूजन अब भी बरकरार है। आपके ख्याल में ये इजलास कैसा रहा, क्या नतीजा निकला, क्या समत वाज़े हो गई और पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? तो हम तो दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। अब हमारा मसला ये है कि हम जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। ख्याल है इस सूरत हाल में इन्होंने जिस तरीके के साथ अभी तक कंडक्ट किया है, बड़ी एक बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा मुश्किल। दरअसल तारिक रहमान ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने और चुनाव के दौरान मारपीट करने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश के सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकानों में तोड़फोड़ और जबरदस्ती वसूली के आरोप में बीएनपी ने 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। वोटरों को डराने धमकाने समेत कई आरोपों में 2 और नेताओं को सस्पेंड किया गया है। चुनाव जीतने के बाद से तारिक रहमान की पार्टी ने पार्टी अनुशासन को लेकर कड़ा कदम उठाया है। तारिक रहमान चुनाव प्रचार के बाद से ही बांग्लादेश में नॉर्मल हालात बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो भारत का संपर्क अपने 8 राज्यों से पूरी तरह कट जाएगा। वहां तैनात भारतीय सेना की टुकड़ियों को न रसद मिलेगी, न हथियार और न ही पीछे से मदद। इसे सिलीगुड़ी गैप भी कहा जाता है। सालों से भारतीय रक्षा मंत्रालय के गलियारों में यह चर्चा होती रही है कि अगर चिकन नेक कट गया तो क्या होगा। भारत ने डोकलाम में अपनी जान की बाजी इसीलिए लगाई थी ताकि चीन इस कॉरिडोर के और करीब ना आ सके, लेकिन भूगोल को बदला नहीं जा सकता था जब तक कि बांग्लादेश ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। फरवरी 2026 में जब बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आए और अवामी लीग की जगह बीएनपी की सत्ता आई, तो भारतीय कूटनीतिक हलकों में थोड़ी चिंता थी। सबको लग रहा था कि तारिक रहमान पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकेंगे, लेकिन कूटनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। 18 फरवरी 2026 को ढाका में प्रधानमंत्री आवास पर एक गुप्त कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक का एजेंडा था आर्थिक संप्रभुता और क्षेत्रीय संतुलन। तारिक रहमान जानते हैं कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। उन्हें भारत के साथ दुश्मनी पालकर एक और श्रीलंका नहीं बनना था। इसी मीटिंग में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बांग्लादेश ने भारत को एक डेडिकेटेड लैंड कॉरिडोर देने का प्रस्ताव रखा। यह कॉरिडोर बांग्लादेश के पंचगढ़ और रंगपुर जिलों से होकर गुजरेगा, जो भारत के सिलीगुड़ी के ठीक नीचे स्थित है। यह 60 किलोमीटर की जमीन भारत को एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी रूट प्रदान करेगी। यानी अब अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना भी बनाता है तो भारत के पास बांग्लादेश की जमीन से होकर नॉर्थ ईस्ट पहुंचने का एक सुरक्षित और चौड़ा रास्ता होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली ड्रामा शुरू होता है। इस फैसले के बाद बीजिंग में हड़कंप क्यों है? चीन पिछले 10 सालों से बांग्लादेश में पानी की तरह पैसा बहा रहा था। दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं, मुल्कों के आपस में दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फ़ायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक़्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क। अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है, उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीज़ें। जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। नाना कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, हम देख रहे हैं, हर तरफ पढ़ भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और कई जगह पर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं। और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर दिया है और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया। बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे।
क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी, आरज़ू, इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा अगर इसको कैटेगराइज़ करें और वन बाय वन चलें। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से वन पेज पर होती है हुकूमत और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रेटजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो वन पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफसाना था। ही नहीं गुजरा था तो पीडीएम बन गई, ठीक है ना। वो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन जरिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब खास तौर पर इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहां लोग कैंप्स लगाकर बैठ गए थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का प्लान था कि वह बांग्लादेश को कर्ज के जाल में इतना फंसा दे कि एक दिन वह भारत के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे। चीन ने चटगांव बंदरगाह और पद्मा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया, लेकिन तारिक रहमान के इस एक फैसले ने चीन के अरबों डॉलर पर पानी फेर दिया है। चीन को डर है कि अगर भारत और बांग्लादेश इतने करीब आ गए तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कड़ी चिंता जताई है, जो कूटनीतिक भाषा में एक सीधी धमकी है। चीन ने संकेत दिए हैं कि वह बांग्लादेश पर अपने कर्ज की वापसी के लिए दबाव बना सकता है, लेकिन भारत ने पहले ही बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि किसी भी आर्थिक संकट की स्थिति में नई दिल्ली ढाका के पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। यह दुनिया का सबसे अजीब इत्तेफाक है कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की सोच एक जैसी हो गई है। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश का भारत के करीब आना एक अस्तित्व का संकट है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि बांग्लादेश भारत के लिए एक परेशानी बना रहे, ताकि भारत अपनी 2/3 सेना पूर्वी बॉर्डर पर तैनात रखे। अब जब बॉर्डर सुरक्षित हो रहा है तो भारत अपनी पूरी ताकत LOC और LSC पर लगा पाएगा। इस्लामाबाद के मीडिया में इसे उम्माह के साथ गद्दारी कहा जा रहा है, जो उनकी पुरानी आदत है। उधर अमेरिका इस क्षेत्र में बड़ा चौधरी बनना चाहता है। वॉशिंगटन की नजर बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर थी, जहां वे अपना नेवल बेस बनाना चाहते थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि तारिक रहमान भारत के बजाय अमेरिका की शरण में आएंगे, लेकिन भारत ने अपनी नेबर फर्स्ट नीति से अमेरिका को इस रेस से बाहर कर दिया है। अमेरिका की नाराजगी इस बात से है कि भारत अब दक्षिण एशिया का एकमात्र डिसीजन मेकर बनता जा रहा है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। यह 60 किलोमीटर का कॉरिडोर सैन्य दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? वर्तमान में भारतीय सेना को असम या अरुणाचल तक भारी तोपें जैसे बोफोर्स या M777 होवित्जर ले जाने के लिए सिलीगुड़ी की तंग सड़कों से गुजरना पड़ता है। अगर वहां कोई भूस्खलन हो जाए या दुश्मन का हमला तो सब ठप हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश द्वारा दिए गए इस नए रास्ते के बाद भारत को अपनी सेना तैनात करने के लिए एक बफर जोन मिल गया है। अब हमारी सप्लाई लाइंस चीन की आर्टिलरी रेंज से बाहर होंगी। जो सफर पहले 12 घंटे में तय होता था वह अब 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस जमीन पर भारत रेलवे लाइन और एक्सप्रेसवे दोनों बना सकता है।
यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह चीन के खिलाफ भारत की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब अगर चीन डोकलाम या यांगत्से में कोई हिमाकत करता है तो भारत उसे सरप्राइज देने की स्थिति में होगा। इस डील का केवल सैन्य महत्व नहीं है बल्कि यह करोड़ों लोगों की गरीबी दूर करने वाला फैसला है। पूर्वोत्तर भारत के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है, चाय, तेल और प्राकृतिक गैस, लेकिन उन्हें देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता था क्योंकि रास्ता लंबा था। अब इस 60 किलोमीटर के कॉरिडोर और ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं के कारण अगरतला से कोलकाता की दूरी 1600 किमी से घटकर महज 450 किमी रह जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत 40% तक कम हो जाएगी। बांग्लादेश को भारत से सालाना करोड़ों डॉलर का ट्रांजिट शुल्क मिलेगा, जिससे उनकी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। यह एक विन विन सिचुएशन है। भारत को सुरक्षा मिली और बांग्लादेश को समृद्धि। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। इस रास्ते में कई कांटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश के भीतर का विरोध। वहां के कट्टरपंथी गुट और भारत विरोधी ताकतें इसे बांग्लादेश की संप्रभुता का सौदा बताकर दंगे भड़काने की कोशिश कर सकती हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार आईएसआई पहले ही इन गुटों को फंडिंग करना शुरू कर चुकी है ताकि इस प्रोजेक्ट को रोका जा सके। दूसरी चुनौती है चीन का आर्थिक दबाव। चीन बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा सकता है या अपने प्रोजेक्ट्स बीच में छोड़ सकता है। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह बांग्लादेश का हाथ थामे रखे। तारिक रहमान के लिए भी यह एक अग्नि परीक्षा है। क्या वे घरेलू दबाव और बाहरी धमकियों के बावजूद इस फैसले पर टिके रहेंगे? कुल मिलाकर दक्षिण एशिया अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। 2026 का यह फैसला भारत की कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। हमने साबित कर दिया है कि बिना गोली चलाए भी सीमाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। चीन ने सोचा था कि वह हमें चिकन नेक पर दबा देगा, लेकिन भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर उस गर्दन को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश में आई ये नई सरकार वाकई हिंदुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बना पाती है या नहीं। क्या तारिक रहमान अपने वादों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और क्या बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते अब एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं? साथ ही पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या बांग्लादेश में सरकार बदलने से हिंदुओं की स्थिति सुधरेगी और क्या साउथ एशिया की सियासत में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।